नमस्कार आप सभी को। लास्ट क्लास में हमने संविधान किस तरीके से बनाया जाएगा, किस तरीके से बनाया गया, उस तरीके पे विचार किया था और हमने कुछ क्वेश्चंस भी उसमें देखे थे किस तरीके से आएंगे। इस टाइम हम क्या करेंगे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। ओके, दिस इज पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधानिक बनाने की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना। अब जब संविधान बनकर तैयार हो गया, लेकिन संविधान बनाने के लिए जब सारे के सारे बंदे बैठेंगे 299 लोग, तो इकट्ठा फैसला नहीं होता है। कुछ कार्य कुछ समितियों को दी जाते हैं कि आप इस समिति के कार्य देखेंगे, आप इस समिति के कार्य देखेंगे, या आप इस कार्य की एक समिति बनेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे संवैधानिक समितियां। लेकिन उससे पहले मैं एक बात जो पिछली बार क्लास में आपको बताना भूल गया कि संविधान में कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया। सीधा सीधा एक सवाल आता है। ठीक है, तो संविधान में कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया, याद रखना है 284%। कितने? 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं, जो आज का संविधान है, जो हमारे संविधान भारत में म्यूजियम में रखा हुआ है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि संविधान बनाने के लिए समितियों की आवश्यकता थी। तो सिंपल हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटीज। संवैधानिक समितियां। ठीक है, अब बात आती है कि किसको क्या कार्य दिया जाएगा। हम यहां पे क्या करेंगे, संवैधानिक समिति का नाम लिखेंगे और साथ में उसका अध्यक्ष कौन था। डायरेक्टली पूछा जाता है कि अध्यक्ष कौन था, किस समिति का कौन सा अध्यक्ष था। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कमेटी, या चेयरमैन कह सकते हैं। ठीक है, तो हम सीधा पहला नाम लिखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रारूप समिति, मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे जिन्हें हम संविधान का पिता भी कहते हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो कौन थे अध्यक्ष? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। लेकिन खास बात, क्वेश्चन क्या आता है कि इस समिति में कुल मिला के सदस्यों की संख्या कितनी थी। मेनली क्वेश्चन इसी कमेटी से आते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी से। क्योंकि ड्राफ्ट करने का मतलब है संविधान का आखिरी प्रारूप देना। इसीलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को ही कहा जाता है द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का रचयिता। ओके, तो इसमें टोटल मेंबर्स की संख्या, मेंबर्स कितने थे? सदस्य 7। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। लेकिन खास बात है, अगर हम 7 सदस्य के नाम जान लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था या था। ओके, तो एक एक करके इनके नाम जानेंगे। फर्स्ट तो हमारा हो चुका है कौन? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। नाउ सेकंड, K.M. मुंशी। अगला नाम क्या है? K.M. मुंशी। नाउ थर्ड, हम डायरेक्ट डायरेक्ट नंबर नहीं नाम करेंगे, हम ताकि याद रहे, हम सिंपल लास्ट नाम लिखेंगे जो सरनेम होता है, जिससे ही वो जाना जाएगा। ठीक है, तो कृष्ण स्वामी अयंगर एंड फोर्थ, दोनों को आसानी से आप याद रख सकते हैं, अय्यर, अल्लाह स्वामी अय्यर। तो याद रखना है अयंगर एंड अय्यर, दो अलग अलग बंदे हैं और दोनों ही कौन थे? दीज आर फ्रॉम द साउथ इंडियंस। हम चाहते थे कि प्रारूप समिति में हर तरह का बंदा हो, हर तबके का बंदा हो, इसीलिए साउथ इंडिया से हमने 2 बंदे अयंगर एंड अय्यर अलग अलग हैं। ठीक है, तो K.M. मुंशी, अयंगर एंड अय्यर। ओके, नाउ फिफ्थ, दैट इज माइनॉरिटी से भी एक बंदा लेना था। मुस्लिम
से हमने एक बंदा लिया, दैट इज मोहम्मद सादुल्ला। मोहम्मद सादुल्ला was the Muslim member from drafting committee. Now, sixth and seventh is also important. Sixth was D.P. Khetan. He was a businessman. इकोनॉमिक क्लास से भी बंदे लेने थे, तो D.P. खेतान की डेथ हो गई और D.P. खेतान की जगह जिस बंदे ने लिया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सिंपल देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अगर थोड़ा सा टिपिकल कर देते हैं क्वेश्चन को, कि ड्राफ्टिंग कमेटी में D.P. खेतान की जगह मृत्यु के बाद कौन सदस्य बना, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कौन बना? T.T. कृष्णमाचारी। D.P. खेतान की जगह कौन बना? T.T. कृष्णमाचारी। Now, seventh member, N. Madhav Rao. Seventh member was N. Madhav Rao. ठीक है, तो these are 7 members from drafting committee. These are all important. ठीक है, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स है। क्वेश्चन डायरेक्टली ड्राफ्टिंग कमेटी से बनता है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन की वो है ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ओके। नाउ सेकंड कमेटी, मान लेते हैं कि हमें केंद्र से रिलेटेड, मतलब संघ से, भारत है क्या? भारत राज्यों का संघ कहलाता है, लेकिन इस संघ के पास जो ताकत है वो राज्यों से थोड़ी ज्यादा है। तो संघ कमेटी मतलब हम सीधा सीधा देख सकते हैं दूसरा के पावर ऑफ सेंटर मतलब सेंट्रल पावर, संघ यूनियन कमेटी, यूनियन मतलब संघ, संघ समिति, संघ शक्ति समिति मतलब यूनियन पावर कमेटी, संघ की शक्ति, संघ सारे राज्यों को मिलाकर केंद्र बनता है। तो केंद्र की शक्ति, हमेशा आपने देखा होगा जब भी केंद्र की बात आएगी तो एक बंदे का नाम आपको याद रखना होगा, दैट इज पंडित JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो कौन थे अध्यक्ष इसके? JL नेहरू। ओके, नाउ सेकंड, प्रोविंशियल मतलब राज्य, राज्य पावर कमेटी। अब जब भी राज्यों की बात आती है, आपको पता है इंडिया में द मैन ऑफ यूनिटी किसको कहा जाता है? लौह पुरुष। तो जब भी राज्यों को इकट्ठा करने की बात आएगी, राज्यों की बात आएगी, तो हमेशा एक बंदे का नाम याद रखना होगा आपको, दैट इज सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो राज्यों में राज्य कमेटी के कौन थे अध्यक्ष? दैट इज सरदार पटेल। सरदार की उपाधि भी गांधी जी ने दी थी इन्होंने, इट इज इन हिस्ट्री। नाउ फोर्थ इज स्टीयरिंग कमेटी, हिंदी में से कहते हैं संचालन समिति। किस तरीके से संवैधानिक सभा का संचालन होगा? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हु वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कमिटीज काफी हैं, ये 4 कमिटीज काफी हैं जो हमें याद रखनी होंगी। ठीक है, बाकी कमिटीज वैसे तो 18 कमिटीज हैं, 18 और 4 22, लेकिन हमें याद नहीं रखनी, हमें मेन 4 कमिटीज को याद रखना है। ओके, नाउ कमिटीज हो गई, कमिटीज ने अपना काम किया, संविधान बन के तैयार हो गया, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बात किया था आपसे। ठीक है, अब बात करते हैं कि संविधान तो बन गया, लेकिन संविधान बनने में कितना टाइम लगा? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा आजादी के बाद। लेकिन इतने समय तक सरकार तो चलानी थी, कोई तो देश को चलाएगा। तो जो सरकार जब तक संविधान तैयार नहीं हुआ
तब तक जो सरकार होती है उसे अंतरिम सरकार कहा जाता है। तो जो सरकार जिसने जब तक नए इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन के बाद, संविधान बनने के बाद जब नए इलेक्शन होंगे, नई सरकार आएगी, तब तक कोई ना कोई सरकार देश को चलाएगी उन 2 साल 18 दिन और 11 महीनों के लिए। तो उस सरकार को कहा जाता है अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट। क्या कहा जाता है? इंटरिम गवर्नमेंट। तो आज हम इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इंटरिम गवर्नमेंट की जो कैबिनेट क्या होती है? सबसे शक्तिशाली सिस्टम होता है जो देश की सारी नीतियां बनाते हैं। वो मंत्री जो देश की नीतियां बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, वो कहलाते हैं कैबिनेट। ठीक है, तो अब बात करेंगे इंटरिम गवर्नमेंट की। इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार। हम डायरेक्ट करेंगे बात, खींचेंगे नहीं लेकर, डायरेक्ट लिखेंगे यहां पे नाम, नेम, और सिंपल उसका विभाग, डिपार्टमेंट, कि कौन सा विभाग था किस बंदे पर, मतलब किस विभाग का कौन मंत्री था, डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे मेन, जो कि आज के डेट में मोदी जी हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर। तो सबसे पहले बात करेंगे, पहला नाम JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। इनके पास 3 मुख्य विभाग थे। सबसे पहली बात तो ही वाज PM, प्राइम मिनिस्टर। दूसरा फॉरेन अफेयर्स, इसका मतलब होता है विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। और लास्ट था कॉमनवेल्थ अफेयर, कॉमनवेल्थ अफेयर मतलब राष्ट्रमंडल मुद्दे। राष्ट्रमंडल का मतलब क्या है? कॉमनवेल्थ। आपने देखा होगा कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2010 में भारत में। कॉमनवेल्थ उन देशों का संग्रह है, उन देशों का समूह है जो कभी ब्रिटिश या बर्तानिया के गुलाम रहे या कॉलोनी रहे उनके। कुल मिला के 53 कंट्रीज हैं जो कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं। तो भारत भी सदस्य है और भारत कभी भी सदस्यता को छोड़ सकता है। ठीक है, तो ये 3 मामले हमारे जवाहरलाल नेहरू पर थे। जवाहरलाल नेहरू वाज प्राइम मिनिस्टर, वो विदेश मंत्री भी थे और साथ में कॉमनवेल्थ अफेयर्स था उनके साथ। ठीक है, नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट मैन इज सरदार पटेल। सरदार पटेल, इनके पास विभाग, पहली बात तो गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। अगर पूछा जाए भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे, तो बिना चूके लिखना जवाहरलाल नेहरू, विदेश मंत्रालय इनके पास था। पूछा जाए भारत के पहले गृह मंत्री, सरदार पटेल। इनके पास साथ में 2 और चीज थी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मतलब सूचना और प्रसारण मंत्री। कौन थे भारत के पहले? सरदार पटेल। सूचना एवं प्रसारण। ओके, तो ये 2 विभाग किसके पास थे? सरदार पटेल के पास। ठीक है, ना तीसरा, थर्ड, दैट इज इंपॉर्टेंट। कैबिनेट में कुछ ही मंत्रालय इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि बात करते हैं डिफेंस की, तो यहां पे आते हैं कैप्टन बलदेव सिंह। कैप्टन बलदेव सिंह, ये हमारे कौन थे? रक्षा मंत्री। इनके पास कौन सा विभाग था? रक्षा विभाग। ओके, कह सकते हैं डिफेंस मिनिस्टर। कौन है आज की डेट में डिफेंस मिनिस्टर? मिस्टर राजनाथ सिंह इज डिफेंस मिनिस्टर टुडे एट प्रेजेंट। नाउ फोर्थ, अबुल कलाम आजाद। ये नाम शायद सबने सुना होगा। और अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री।
एजुकेशन मिनिस्टर। ओके, तो यहां पे आप दोबारा से रिवाइज करते हैं। विदेश मंत्रालय याद रखना है। ओके, कॉमनवेल्थ अफेयर्स जवाहरलाल नेहरू, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सरदार पटेल, डिफेंस बलदेव सिंह, शिक्षा एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। ओके, नाउ फिफ्थ, पांचवें मंत्रालय की बात करते हैं, पांचवें इंसान की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट कैबिनेट्स कौन कौन से होते हैं? फाइनेंस, किसी भी कंट्री के लिए फाइनेंस बहुत जरूरी होता है। तो हम पांचवा नाम लिखेंगे षणमुख चेट्टी। ये इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार पूछा गया है कि हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर। तो षणमुख चेट्टी, इनके पास क्या था? वित्त विभाग, फाइनेंस मिनिस्टर थे। ओके, हम सारे नहीं करेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट करेंगे। ओके, षणमुख चेट्टी। नाउ सिक्स्थ, द ओनली फीमेल इन द कैबिनेट, एकमात्र महिला पहली मंत्री, तो नाम है राजकुमारी अमृत कौर। शायद आप लोगों ने सुना हो, राजकुमारी अमृत कौर। शी वॉज फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, और डायरेक्टली हमने किसको दिया? ए फर्स्ट वुमेन। तो राजकुमारी अमृत कौर कौन थी? पहली भारत की स्वास्थ्य मंत्री। इस समय कौन है? कमेंट में बताइएगा। सेवेंथ, दैट इज जॉन मथाई। जॉन मथाई ट्रांसपोर्टेशनल मिनिस्टर। ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर थे। ट्रांसपोर्टेशन यातायात या परिवहन। साथ में रेल मंत्री। ओके, साथ में कौन? रेल मंत्री। दोनों चीज, ट्रांसपोर्टेशन और रेल भी इनके पास था। लेकिन फिलहाल ट्रांसपोर्टेशन जो शायद बहुत अच्छे मिनिस्टर हैं हमारे, नितिन गडकरी, उनके पास है। और रेलवे किसके पास है? प्लीज कमेंट में ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विभाग थे जो हर एक कैबिनेट मिनिस्टर्स में होते हैं। बाकी राज्य मिनिस्टर्स होते हैं। एक्चुअली 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक तो होता है प्राइम मिनिस्टर, जो मुखिया होता है। सेकंड होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनका हेड पीएम होता है। कैबिनेट मिनिस्टर्स मैंने जैसे आपको बताया कि वो प्लानिंग करते हैं। देश की जितनी भी योजनाएं आपको देखी होंगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना, ये अटल पेंशन योजना, ये जीए योजना, वो सब कौन तय करता है? कैबिनेट। सेकंड होते हैं राज्य मंत्री, ठीक है, जो नॉर्मल नीचे राज्यों में कार्यभार संभालते हैं। और चौथे होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स, जो सिर्फ सहायक मिनिस्टर्स होते हैं। तो 4 तरह के मंत्री होते हैं, याद रखना। प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट्स, राज्य और डेप्यूटी मिनिस्टर्स। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि किस तरीके से अंतरिम सरकार ने उस समय तक कार्य किया जब तक नया इलेक्शन नहीं हो जाता। कि तो प्राइम मिनिस्टर पहले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इलेक्शन के बाद अलग चीज है। लास्ट एक और हम याद रखेंगे, एक नाम, लॉ, कानून मंत्री। हमारे पहले कानून मंत्री थे वही डॉक्टर B.R. अंबेडकर। लेकिन B.R. अंबेडकर पहले इलेक्शन के बाद नहीं बन पाए, क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी उससे पहले। जब पहले इलेक्शन हुए तो ये इन्होंने किसी भी मंत्रालय को नहीं अपनाया, क्योंकि बीमार चल रहे थे। तो याद रखना, पहले इलेक्शन के बाद कानून मंत्री नहीं रहे। लेकिन अगर कहा जाए कि देश के पहले कानून मंत्री, तो डॉक्टर B.R. अंबेडकर का नाम लिया जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि चलिए संविधान बना तो
इन लोगों ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान बनके तैयार हुआ। लेकिन संविधान का जो विचार है वो कहीं से तो आया होगा। तो संविधान के सोर्स, द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारा टॉपिक है सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत। एक्चुअली विचार है, मान लेते हैं कोई कंट्री एक अच्छा विचार लेकर अपने नागरिकों के लिए कुछ कर रहा है, तो क्या हम उस विचार को अपना नहीं सकते? बिल्कुल अपना सकते हैं। तो ऐसे ही विचार जो हमने अपनाए कहीं से, अपने संविधान में लागू किए, वही हम बात करेंगे कि हमने किस कंट्री से कौन सा विचार या कौन सी चीज को अपनाया। तो हम यहां पे क्या करेंगे, एक एक करके कंट्रीज करेंगे और उन ग्रहण किया अपने संविधान में। ओके, तो सबसे हम पहले बात करेंगे ब्रिटानिया की, जो हम पे हुकूमत कर रहे थे। उनसे हमने क्या क्या लिया। तो पहला कंट्री नोट करेंगे यूनाइटेड किंगडम, मतलब बर्तानिया, ब्रिटेन, कैपिटल इज लंदन। ओके, तो यहां पे सोर्स लिखेंगे हम एक एक करके। पहली चीज हमने यहां से क्या ली, पहली चीज ली संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। भारत में संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। इसे कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? संसद। संसद में क्या चीज आती है पार्लियामेंट में? लोकसभा, द लोअर हाउस, राज्यसभा, अपर हाउस, उच्च सदन, लोकसभा, निम्न सदन, साथ में प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर कोई बिल लोकसभा से पास होता है तो राज्यसभा में जाएगा। ओके, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम को डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। तो दूसरी चीज आती है प्रेसिडेंट एज नॉमिनल हेड, एक औपचारिक, सिंपल। राष्ट्रपति एक औपचारिक हेड। कहां से लिया गया? जैसे कि इंग्लैंड में राष्ट्रपति से ऊपर होता है आपकी रानी, तो रानी भी क्या होती है? नॉमिनल हेड होती है। डायरेक्टली पावर किसके हाथ में होती है? आप सबको पता है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट इज नॉमिनल हेड हमने कहां से लिया? फ्रॉम यूके। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कानून बनाने की प्रक्रिया। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, दैट इज कानून बनाने की प्रक्रिया। कानून किस तरीके से बनाया जाएगा? दैट इज लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कानून बनाने की प्रक्रिया। ना फोर्थ, कानून बन गया, प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड हो गया, संसदीय प्रणाली, और एक इंपॉर्टेंट, एकल नागरिकता। सिंगल सिटीजनशिप, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं हूं, ना मैं बिहार का नागरिक हूं, ना मैं दिल्ली का हूं, मैं भारत का नागरिक हूं। मैं भारत के किसी भी कोने में चला जाऊं तो मेरी नागरिकता बरकरार बनी रहेगी और मैं सिर्फ भारत का नागरिक कहलाऊंगा, ना कि किसी राज्य का। अगर हम यूएस की बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की, तो वहां पे डुअल सिटीजनशिप होती है। वहां 50 स्टेट्स हैं और हर स्टेट्स के अलग अलग नागरिक होते हैं और एक उनकी सिटीजनशिप एक तो यूएसए की है और साथ में उनकी हर एक स्टेट की अपनी सिटीजनशिप होती है।
तो लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है, इंग्लैंड की तरह सिर्फ एकल नागरिकता। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि एकल नागरिकता हमने कहां से अपनाई है, तो हमने कहां से अपनाई है, यूनाइटेड किंगडम से, मतलब ब्रिटेन से। ओके, नाउ सेकंड कंट्री, दूसरा देश देखेंगे जहां से हमने संविधान में हमारे में विचार या चीजों को लिया। दूसरा कंट्री है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, कैपिटल वाशिंगटन डीसी। ओके, इंडिया से काफी गुना बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन जितना बड़ा है उतनी ही कम है ना। यूएसए, यूएसए से सबसे पहली चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज मौलिक अधिकार, जिन्हें कहते हैं हम फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स। दूसरी चीज, वाइस प्रेसिडेंट का पद, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया है, यूएसए से। ठीक है, राष्ट्रपति का पद हमने नहीं लिया, यहां से याद रखना। लेकिन राष्ट्रपति से क्या संबंध है, हमेशा हमें कंफ्यूजन होती है कि हमने राष्ट्रपति का पद कहां से लिया, यूएसए से। नहीं, हमने राष्ट्रपति को एक नॉमिनल हेड माना है यूके के संविधान की वजह से, वरना राष्ट्रपति का पद हमने अपने ही संविधान से लिया है। ठीक है, नाउ थर्ड थिंग इज इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। यहां पे गड़बड़ मत करना। इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग। राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे इम्पीचमेंट कहा जाता है या महाभियोग कहा जाता है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहां से ली है, यूएसए। ठीक है, और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 61, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट होता है। हम प्रेसिडेंट करेंगे तब आपको डिटेल में अनुच्छेद करा दिए जाएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं चौथी चीज जो हमने यहां से ली। आपको पता है किसी भी चीज में या कोई बुक हम लिखते हैं तो बुक के आगे हम अपनी प्रस्तावना रखते हैं कि इस बुक के अंदर है क्या, या हम इस बुक को क्यों लाए हैं। तो संविधान के अंदर भी एक प्रस्तावना है, जिसके बारे में हम इसके बाद प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रस्तावना एक ऐसी चीज होती है जो विचार व्यक्त करती है कि इस बुक में है क्या, कि हमारे संविधान में है क्या, और हम इसे क्यों अपना रहे हैं। तो प्रस्तावना का जो विचार है वो कहां से लिया गया, यूएसए। सिंपल क्वेश्चन आता है, प्रस्तावना मतलब प्रीएम्बल, आइडिया ऑफ प्रीएम्बल, प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का विचार। लेकिन खास बात है, प्रस्तावना का विचार यूएसए से लिया है, लेकिन अगर मैं कहूं क्वेश्चन में कि प्रस्तावना की भाषा, तो वो कहीं और से ली गई है। यहीं पे क्वेश्चन अलग हो जाता है और आंसर भी बदल जाता है। ठीक है, तो हम ये याद रखेंगे क्या लिया है, आइडिया लिया है सिर्फ यहां से, इसकी भाषा नहीं ली हमने यहां से। ओके, पांचवी चीज जो हमने यहां से ली है वो है जुडिशियरी रिव्यू की पावर, मतलब न्यायिक प्रबलावकन की शक्ति। मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट में ये ताकत है कि वो अपने ही फैसले को दोबारा से रिव्यू कर सकती है, देख सकती है। ठीक है, उस पर विचार कर सकती है। वो शक्ति कहां से आई है, यूएसए से। जुडिशियल रिव्यू, इसे कहते हैं न्यायिक प्रबलावकन की शक्ति। ठीक है, नाउ लास्ट है जो हम बता रहे हैं, लास्ट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसका मतलब है स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारी न्यायपालिका अगर गवर्नमेंट के अंडर होगी तो शायद ढंग से न्याय ना कर पाए, इसलिए हम अपनी न्यायपालिका को क्या देना चाहते हैं,
स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वो किसी के दबाव में ना आए और हमें एक प्योर न्याय मिले। इसीलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी का हमने जो फॉर्मूला लिया है वो कहां से लिया है? यूएसए से लिया है। ठीक है, तो ये 6 चीजें हैं जो हमने यूएसए से ली हैं और आपको ये बिल्कुल याद रखनी होंगी। मेन इसमें क्या है? फंडामेंटल राइट डायरेक्टली पूछा जाता है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ओके, जुडिशियल रिव्यू कई बार पूछा है, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट, ओके, तो हमने कहां से लिया है? यूएसए से। ठीक है, नेक्स्ट कंट्री से नोट कर लीजिए, नोट करना है जल्दी जल्दी साथ में, वरना वीडियो दोबारा देख के नोट कर सकते हैं आप लोग। ओके, तो दीज थिंग्स 6 थिंग्स, ठीक है, तो याद रखना मौलिक अधिकार, बिना मौलिक अधिकारों के जीवन व्यर्थ है। इसको बहुत ही आत्मा कहा गया है कि हां, किसी भी इंसान के अंदर अगर अधिकार नहीं है तो किस बात का देश आजाद है। तो आपको अपने मौलिक अधिकारों को जानना काफी जरूरी होता है। ठीक है, हम पार्ट 3 में करेंगे संविधान के ना। अगला कंट्री हम लेंगे आयरलैंड, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड से जो पहली चीज हमने ली है वो है डीपीएसपी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है क्या डीपीएसपी? डीपीएसपी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या राज्य के नीति निदेशक तत्व। एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स की तरह ये जजमेंटल नहीं है। हम इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में या किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। ये वो निदेशक तत्व है, ये वो निर्देश हैं संविधान द्वारा किसको? राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को, कि आपको किस तरह की पॉलिसी बनानी है, किस तरह की नीतियां बनानी है ताकि देश सही चले, जो नागरिक हैं देश के उनको सही चीजें मिले। तो डीपीएसपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भाग 4 है, पूरा पार्ट 4 है संविधान का और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डीपीएसपी सैकड़ों बार पूछा गया है कि हमने डीपीएसपी कहां से लिए? कहां से लिए? इट केम फ्रॉम आयरलैंड। ठीक है, दूसरी चीज, राज्यसभा में 12 मेंबर्स होते हैं जो मनोनीत होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं और प्रेसिडेंट द्वारा किए जाते हैं। तो राज्यसभा के जो 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड हैं वो थ्योरी हमने कहां से ली? सिंपल पूछेगा क्वेश्चन कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों का जो संविधान में प्रस्ताव है वो हमने कहां से लिया? कहां से लिया? आयरलैंड। तो लिखेंगे नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। अगला, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? उसमें निर्वाचन मंडल कौन होगा? कौन कौन इलेक्शन में वोट करेगा? ये सारा जो प्रोसीजर है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्शन प्रोसीजर, इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल क्या होगा? इलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? वो कहां से लिया है हमने? आयरलैंड से। ठीक है, तो ये कुछ 3 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं जो हमने आयरलैंड से ली हैं। ओके, राज्यसभा में सीटें कैसे भरी जाती हैं ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। लेकिन ये 3 चीज आपको याद रखनी है कि हमने क्या क्या लिया है। पहली है डीपीएसपी जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमने कि राज्यसभा से रिलेटेड कि राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड मनोनीत सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो 4 फील्ड से लिए जाते हैं, 4 क्षेत्रों से राष्ट्रपति चुनाव करता है। पहला है कला, आर्ट, दूसरा है विज्ञान। ठीक है, तो 4 क्षेत्र हैं जहां से क्या लिया जाता है? राज्यसभा के 12 सदस्य, 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 250 में से 12 मनोनीत होते हैं। कला, समाज सेवा, आपका विज्ञान और साहित्य, इन 4 फील्डों से लिया जाता है। ठीक है, याद रखना 4 फील्ड, हम बाद में बात करेंगे। ठीक है ना। चौथा कंट्री, आज हम सिर्फ सोर्स करेंगे,
अगली क्लास में आपको आगे बढ़ेंगे प्रियम्बल से लेकर संविधान को। अभी हमने संविधान शुरू ही नहीं किया, अभी हम देख रहे हैं कि संविधान का स्रोत है क्या, संविधान हमने कहां से बनाया है। ठीक है, 14 कंट्री हम लिखेंगे। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ओके, ऑस्ट्रेलिया से 3 चीजें ली हैं मुख्यतः। पहला, ऑस्ट्रेलिया से जो हमने ली है जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रस्तावना का जो विचार है वो हमने यूएसए से लिया था, लेकिन प्रस्तावना की भाषा वो हमने कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन डबल हो जाएगा, याद रखना। प्रस्तावना की भाषा, मतलब लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। क्या होती है समवर्ती सूची? हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या मिला, प्रस्तावना की भाषा। जैसे मैंने बताया यूएसए में प्रस्तावना का विचार लिया गया है, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल या प्रस्तावना की भाषा कहां से लेके, ऑस्ट्रेलिया से। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्करेंट लिस्ट। जैसे मैंने बताया केंद्र कुछ विषयों पर क्या करता है, कानून बना सकता है, उसे कहते हैं संघ सूची, यूनियन लिस्ट। एक लिस्ट ऐसी होती है जिन सब्जेक्टों पे, जिन विषयों पर सिर्फ राज्य कानून बना सकता है, उसे कहते हैं राज्य सूची। ऐसे ही तीसरी ऐसी सूची होती है जिसे समवर्ती सूची कहते हैं, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने नियम लिया है जिससे राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन हो रहा है, इसे कहते हैं समवर्ती सूची। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य में कहां से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, इस सूची में प्रेजेंट की डेट में 52 विषय हैं। कितने विषय हैं, 52 सब्जेक्ट्स हैं। कितने हैं, 52 सब्जेक्ट्स इन कॉन्करेंट लिस्ट। नाउ थर्ड है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, व्यापार की स्वतंत्रता। कहां से ली गई, ऑस्ट्रेलिया। व्यापार की स्वतंत्रता। तो ये 3 मुख्य चीजें हैं जो हमने कहां से ली हैं, ऑस्ट्रेलिया से ली हैं। ठीक है, याद रखना है, प्रियम्बल की भाषा, समवर्ती सूची और साथ में फ्रीडम ऑफ ट्रेड। ठीक है, अगला कंट्री हमारा है जर्मनी। अगला देश है जर्मनी। अब ज्यादातर देशों से हमने सिंगल चीजें ली हैं जो इंपॉर्टेंट लगती हैं। हमारा अगला कंट्री है जर्मनी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है ना। जर्मनी से हमने एक ही चीज ली है और जो इंपॉर्टेंट है, प्रोविजंस ऑफ एमरजेंसी। इमरजेंसी के प्रावधान। कि इमरजेंसी में होगा क्या, इमरजेंसी अगर लागू होती है, इमरजेंसी वैसे हमारे संविधान में पहले से थी, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, घटनाएं क्या घट सकती हैं, सरकार की ताकत क्या है, वो सब किसमें है, जर्मनी से लेगा। प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी की प्रावधान। ठीक है, प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी कहां से लिया है, जर्मनी। नेक्स्ट है हमारा फ्रांस। फ्रांस से लिया हमने गणतंत्र की विचार, गणतंत्र, रिपब्लिक। अच्छा, गणतंत्र होता क्या है? गणतंत्र का मतलब है कि जो देश का मुखिया होगा, हेड ऑफ द स्टेट, कौन है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वो वंशनुमा नहीं होगा, मतलब जनता द्वारा ही चुना जाएगा। ओके, तो गणतंत्र का मतलब होता है जो देश का हमारे राष्ट्रपति है वो जनता के द्वारा चुना जाएगा, बेशक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लेकिन राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनेगा, इसे गणतंत्र कहा जाता है। इंग्लैंड गणतंत्र नहीं है, याद रखिएगा। यूएसए गणतंत्र है लेकिन इंग्लैंड गणतंत्र नहीं है। वहां पे
जो देश का हेड है वो रानी है और रानी के वंश का ही अगले हेड बनेगा। तो रिपब्लिक का मतलब होता है कि देश का जो मुखिया है वो वंशमागत नहीं होगा, जनता के द्वारा ही उसे चुना जाएगा। ठीक है, तो गणतंत्र की जो हमने विचार है वो कहां से लिया है? फ्रांस। ठीक है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। नाउ 7th है सोवियत संघ। सोवियत संघ, यूएसएसआर, जिसे हम रूस कह सकते हैं, रशिया। कैपिटल मॉस्को है। रशिया से हमने लिया है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। जैसे कि हमारे अधिकार हमें संविधान ने दिए हैं, ऐसे हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं अपने देश के प्रति, उन्हें कहते हैं मौलिक कर्तव्य। कुल मिला के इस समय मौलिक कर्तव्य 11 हैं, पहले 10 थे जब शुरुआत में इसे ऐड किया गया था। तो मौलिक कर्तव्य को कब ऐड किया गया था? 42वें संविधान संशोधन से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, 1976 में। ओके, तो पहले कितने कर्तव्य थे? 10, बाद में कितने हुए? 11। ये हम बाद में पढ़ेंगे जब संविधान संशोधन करेंगे। ओके, तो फिलहाल बस याद रखना है कि यूएसएसआर से हमने क्या लिया था? फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। कितने कर्तव्य हैं? 11। ठीक है, अगला देश लिखेंगे साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, नेक्स्ट कंट्री साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, लेकिन साउथ अफ्रीका एक देश है जो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक देश है। कैपिटल इसकी 3 है अलग अलग। ठीक है, केप टाउन, प्रिटोरिया एंड जोहान्सबर्ग। नाउ साउथ अफ्रीका, यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमने ली है जो है अनुच्छेद 368। इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर। अभी बताता हूं क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर। मतलब संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 38 और 368। ना बात है कि संविधान में कैसे बदलाव, अगर संविधान में कुछ बदलना है तो हमें अनुच्छेद 368 के प्रक्रिया के अनुरूप ही बदलना होगा, उसे संविधान संशोधन कहते हैं। और इस प्रक्रिया को हमने कहां से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमारा लास्ट कंट्री आता है 9th, जापान। जापान से हमने लिया है प्रोसीजर फॉर लॉ, मतलब कानून को लागू करने की प्रक्रिया। देखो, कानून को बनाना वो हमने इंग्लैंड से लिया है। इंग्लैंड से हमने यूके से, बर्तानिया से हमने क्या था कि कानून को कैसे बनाया जाए, लेकिन हमने इससे क्या लिया है कि प्रोसीजर को, मतलब कानून को लागू कैसे किया जाए। ठीक है, प्रोसीजर फॉर लॉ अप्लाइंग कह सकते हैं, सिंपल लिख सकते हैं कानून लागू करने की प्रक्रिया। कानून कैसे लागू होगा? करने की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये हमारा सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था। पहले ही इंग्लैंड किया हमने, उसके बाद हमने यूएसए, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, साउथ अफ्रीका एंड जापान। ठीक है, तो हमारे सोर्स थे। लेकिन सबसे ज्यादा जो हमने संविधान अपना बनाया है, या संविधान का स्रोत है, जो सबसे बड़ा स्रोत है, अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान में सबसे अधिक अनुच्छेद कहां से लिए गए हैं, तो हमने खुद ही अपने ही संविधान को थोड़ा सा बदला था। तो हमने जो सबसे ज्यादा चीजें ली हैं, मतलब कम से कम 250 से ज्यादा अनुच्छेद, 250 से ज्यादा अनुच्छेद डायरेक्टली या कुछ बदलाव के साथ हमने डायरेक्टली कहां से लिए हैं?
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ज्यादातर चीजें जो भारत के संविधान में है वो कहां से है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, तो हमारे सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होता है यहां पे। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना कि हाँ भाई कैसे संविधान है क्या। ठीक है, तो एक छोटा सा ब्रीफ देता हूं मैं आपको, उसके बाद हम संविधान को डिटेल में खोलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। लेकिन फिलहाल अगर गणना के आधार पे हम देखें, गणना मतलब मानते हैं 51 था अनुच्छेद, 51 में मैंने एक डाल दिया नया। ठीक है, तो 51A हो गया। तो ये A B C D जो नए डाले हैं तो संख्या बढ़ गई है। तो 395 तो अभी भी है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि गणना के आधार पे इस समय अनुच्छेद की संख्या कितनी है तो लिखेंगे 448। गणना के आधार पे कितने अनुच्छेद हैं? 448, वरना अगर सिंपल देखा जाए तो 395 अनुच्छेद है। ठीक है ना। अब बात करते हैं अनुसूचियों की, शेड्यूल्स। अनुसूची होती है शेड्यूल्स। तो जब भारत का संविधान बना था, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संविधान, तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8। अगर क्वेश्चन आता है कि मूल संविधान में अनुसूची कितनी थी? 8। अब अनुसूची कितनी है? 12। याद रखना, संख्या कितनी है अनुसूची की? 12। लेकिन मूल संविधान में कितनी थी? 8। 4 हमने जोड़ी है। तीसरी चीज आती है हमारी भाग, जिन्हें कहते हैं पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट्स। मूल संविधान में 22 भाग थे। मूल संविधान में कितने पार्ट्स थे? 22 भाग। लेकिन एट प्रेजेंट, फिलहाल जो संविधान में इस समय भाग हैं उनकी संख्या है 25। कितने हैं? 25। तो क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है कि भारत के संविधान में कितने भाग हैं, तो आंसर होगा 25। लेकिन क्वेश्चन आता है कि मूल संविधान में कितने भाग थे, तो आंसर होगा 22। ऐसे ही अनुसूचियों पे क्वेश्चन के मूल में कितने थे? 8, अब कितनी है? 12। क्वेश्चन अनुच्छेद पे दूसरे तरीके से आएगा, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 95। लेकिन गणना के आधार पर कितने हैं इस समय? 448। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। और अगर कोई कमी नजर आती है, कुछ भी आप कहना चाहते हैं तो यू कैन कमेंट ऑन इट। कोई मेरे को नया सुधार लाना हो या जो भी है। एंड थैंक यू फॉर एवरीबॉडी। थैंक यू।